जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ पॉलिटी की क्लासेस को लेकर। दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे पॉलिटी क्लासेस को पढ़े हुए, क्योंकि बीच में बजट ने हमारे जो शेड्यूल है उसमें थोड़ी सी बाधा डाल दी थी, जिसको मैंने बजट के रूप में जब आपके सामने क्लासेस को रखा था, वीडियो को रखा था, तो आपने काफ़ी सराहा था। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमें बताया था कि सर आपकी वीडियो बहुत ही मज़ेदार रही, काफ़ी नॉलेजेबल रही, बहुत दमदार रही, जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सका। तो दोस्तों, हम जो उम्मीद करते हैं कि हम जो वीडियो बनावें उसमें किसी प्रकार से कोई कमी न रह सके, इसका बाकायदा मैं ख्याल करता हूं, और कॉम्पैक्ट रूप से छोटे से वीडियो में सब कुछ मिलता हुआ नजर आए, ये भी मेरी कोशिश रहती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हम पॉलिटी के उस सेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसे संविधान के निर्माण के दौरान उसका उल्लेख नहीं किया गया था। अगर थोड़ा भी आप पॉलिटी के जानकार होंगे, संविधान के जानकार होंगे, तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस विषय की चर्चा कर रहा हूं। वो कंप्लीटली एक चैप्टर है, कंप्लीटली एक विषय है, कंप्लीटली आपके दायित्व हैं, और वही दायित्व आपके संविधान निर्माण के समय नहीं थे। और यह भी आपको याद होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम लोग जब पॉलिटी को पढ़ रहे थे तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को पढ़ते हुए हम लोगों ने चैप्टर को क्लोज किया था, और आज उससे आगे के चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज यह है कि हम जैसे ही डीपीएसपी के आगे बढ़ेंगे, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य वाली चैप्टर पर नजर रखनी होगी। और वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आपके अपने कर्तव्य हैं, वैसे ही प्रिंसिपल ड्यूटीज या डीपीएसपी राज्यों के कर्तव्य थे। जहां हम पिछले दिनों राज्य के कर्तव्यों को समझाते हुए कंप्लीटली 2-3 वीडियो में बातों को रखे थे, पूरी चैप्टर को खत्म किए थे, आज हम मूल कर्तव्य को भी उसी तरह से आपके कर्तव्य मानकर आज क्लासेस को पूरा करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसे राज्य को आपके हित में अपने कर्तव्यों को करने के लिए संविधान ने दायित्व दिया है, वैसे ही आपको भी राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्यों को करने के लिए दायित्व दिया है। अर्थात पब्लिक भी अपने कर्तव्यों में बंधी हुई है, और सरकारें भी या राज्य भी अपने कर्तव्यों में बंधे हुए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा सेतु इस विषय को लेकर है कि दोनों के पास कर्तव्य हैं। दोनों व्यक्ति और राष्ट्र के हित में काम करने के लिए कुछ कर्तव्य, संविधान परत कर्तव्य अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा कि पहले ही बताया है कि हमारे संविधान के निर्माण के समय इसका उल्लेख नहीं था। अर्थात हमारे संविधान के जितने विशेषज्ञ थे या जितने निर्माताओं ने इसको निर्मित किया, उस समय या तो जनता के लिए कोई कर्तव्य महसूस नहीं किया, या जनता के लिए इस कर्तव्य के बारे में भारी भूल हो गई। उन लोगों के बारे में संविधान में एक बड़ी त्रुटि रह गई, जहां संविधान निर्माण करते समय लोगों के लिए किसी कर्तव्य का उल्लेख लगभग नहीं किया गया था। तो दोस्तों, ये कर्तव्य कब उल्लेखित किया गया? तो ये जान लीजिए कि जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, जब देश 1975 के आपातकाल के साए में चल रहा था, तो उसी समय संविधान में एक संशोधन लाया गया। संविधान का संशोधन बड़ा संशोधन था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि उसी लघु संविधान संशोधन करने के दौरान, या हम कह सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन करने के दौरान, हम मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर सके थे। तो दोस्तों, इसके लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए गठित है। तो दोस्तों, वो है आपके मूल कर्तव्यों के लिए। 1976 में उसका गठन किया गया था।
उससे पहले उसका गठन किया गया था और उसी के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को लेकर आया गया था। दोस्तों, ये मूल कर्तव्य आपके लिए गणतंत्र यानी संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद आया। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि यह मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया। तो मूल कर्तव्य पहले किस देश से लिया ये जान लें तो मूल कर्तव्य का उल्लेख सोवियत संघ से हुआ है, जिसको हम रसिया कहते हैं। उससे पहले सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें रसिया एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया और बहुत सारे सोवियत संघ के देश स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो गए। इस तरह से हम लोग रूस कहें या फिर सोवियत संघ कहें, प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको जानना होगा। अगर रूस और सोवियत संघ दोनों दे दे तो आपको सोवियत संघ लिखना होगा। अगर रूस न देकर सोवियत संघ दे तो फिर सोवियत संघ आपके लिए आंसर बनेगा। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ूं तो बताऊं कि दुनिया भर के देशों में मूल कर्तव्य जिस देश के संविधान में शामिल है उसमें सोवियत संघ पहला साम्यवादी देश है जिसने अपने संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था। सोवियत संघ पहला साम्यवादी देश था वर्ल्ड में जिसने मूल कर्तव्य के रूप में अपने संविधान में शामिल किया था इस विषय को। लेकिन दोस्तों, अगर हम प्रजातांत्रिक देशों में बात करें, लोकतांत्रिक देशों में बात करें, तो जापान दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने मूल कर्तव्य को अपने संविधान में शामिल किया था। जापान के बाद फिर भारत दूसरा प्रजातांत्रिक देश हो सका जिसने मूल कर्तव्य को भारत अपने संविधान में शामिल किया था। अर्थात भारत वर्ल्ड का प्रजातांत्रिक देशों में दूसरा देश हुआ जिसने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। दोस्तों, आज भी हम अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नतशील देशों में मूल कर्तव्यों को नहीं देखते हैं। अर्थात उनके संविधान में मूल कर्तव्य आज भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम ये जरूर बात रख सकते हैं कि क्या उन देश के लोगों के पास कोई कर्तव्य नहीं है? नहीं है। वह देश के लोग अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों के साथ जोड़कर मानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम कर्तव्यों के बिना अधिकारों की बात करेंगे या अधिकारों के पीछे भागेंगे तो हमें छलावा ही प्राप्त होगा। यदि हम अच्छे अधिकार की उम्मीद करते हैं तो अच्छे अधिकारों तक पहुंचने का रास्ता अच्छे कर्तव्यों से होकर जाता है। अर्थात हम अच्छे कर्तव्य करेंगे तो स्वतः अच्छे अधिकार हमें प्राप्त हो जाएंगे, बेहतर अधिकार हमें प्राप्त हो जाएंगे, हमारे अनुसार हमारा अधिकार हमें प्राप्त हो जाएगा यदि सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और ठीक ढंग से पालन करते रहें। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि ऐसे विकसित देश जिनका नाम हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के रूप में लिए हैं, वह देश अपने देश के हित में और अपने संप्रभुता के हित में या जनता के हित में वह अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं या करते होंगे। निश्चित तौर पर ऐसी बात कही जा सकती है क्योंकि एक विकसित देशों पर जल्दी अंगुली उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यह अलग विषय है कि संस्कृति सभ्यता को लेकर हम अंगुली जरूर उठा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य कहीं न कहीं अच्छे हैं तभी उनके अधिकार अच्छे हैं, तभी वो राष्ट्र अच्छा है, तभी वो राष्ट्र उन्नत किस्म का राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है। दोस्तों, अभी हम आपको यह बताएं कि किस देश से लिया गया और किन किन देशों में इसका उल्लेख है। दोस्तों, इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। दो और समितियां गठित की गई थी। एक ईरानी समिति गठित की गई थी जो इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रभाव को और मजबूत करने के लिए गठित हुई थी, और बर्मा समिति इसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए भी गठित की गई थी। 3 समितियां याद रखेंगे इसके लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ईरानी समिति और बर्मा समिति का गठन इसके लिए किया गया था। आप लिख लीजिएगा, 1999 में बर्मा समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, मैं एक चार्ट बनाया हूं और इस चार्ट पर मैंने पूरे कर्तव्यों का उल्लेख किया है। सभी 11 कर्तव्य मैं लिखा हूं
और 11 कर्तव्य के बारे में मैं आपको बता दूं तो एक लाइन में यह है कि प्रारंभिक दिनों में 10 कर्तव्य शामिल किए गए थे और ये कहां किए गए थे उसका उल्लेख अभी कर लीजिए। हमारे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसके लिए एक अनुच्छेद नया विकसित किया गया, नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो अनुच्छेद है 51A। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 51A में हम मूल कर्तव्यों का उल्लेख किए हैं, जबकि अगर भाग की बात करें तो भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अर्थात जहां नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ठीक उसी भाग या उसी मूल अनुच्छेद के साथ इसको अटैच करते हुए हम मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख कर पाए हैं। जैसे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है तो भाग 4A में मूल कर्तव्य है। 51 तक अर्थात 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है तो 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों कहीं ना कहीं इन बातों का मैं उल्लेख करूंगा आगे चलकर। बस यह है कि आप इन सभी 11 मूल कर्तव्यों को देख लें। मैं उसमें एक लाइन और भी याद करा दूं आपको कि प्रारंभिक दिनों में जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे तो सिर्फ मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी, जो 1976 की बात कर रहा हूं। लेकिन एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इस तरह से 10 पहले थे और एक बाद में जोड़ दिए गए तो उसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। अब हम देखते हैं 11वां पूरा 11 के 11 मूल कर्तव्य क्या है। तो पहले पर नजर रखते हैं तो पहला कहता है संविधान का पालन। दोस्तों यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं लिख दे रहा हूं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग पहले मूल कर्तव्य में राष्ट्र ध्वज को देख रहे हैं, राष्ट्रगान को देख रहे हैं, उसके आदर्शों को देख रहे हैं और संविधान का पालन करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में संविधान पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे संविधान है, वह पहले मूल कर्तव्य का हिस्सा है। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और सभी संस्थाएं, जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं उसको सबसे ऊपर माना जाता है, यानी व्यक्ति से ऊपर संस्था होती है उसको माना जाता है। इन सबको मूल कर्तव्य के पहले नंबर पे रखे हुए हैं। 11 मूल कर्तव्यों में से टॉप नंबर पे इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। आप लिख लीजिए संविधान फर्स्ट और मूल कर्तव्य में भी पहला संविधान का पालन फर्स्ट। सेकंड हम देखते हैं क्या है मूल कर्तव्य। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और पालन करें। दोस्तों यहां दूसरे नंबर पे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, यानी संविधान पहले पे, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संबंध में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके विषय को हम सेकेंडरी माने हैं। मूल कर्तव्यों में लिखते हुए इसको सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। इसके राष्ट्रीय आंदोलन और उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसका पालन करते रहें, ये हमारी सेकेंडरी दायित्व है, ये सेकेंडरी कर्तव्य है। दोस्तों तीसरा देखते हैं क्या कहता है। भारत में संप्रभुता, एकता और अखंडता बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। दोस्तों जब स्वतंत्र रहेंगे, पहले संविधान रहेगा, फिर हम स्वतंत्र रहेंगे, फिर हमारी संप्रभुता रहेगी जिसमें उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे हमारे देश की संप्रभुता किसमें है, आपके सामने बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो हमारे देश की संप्रभुता भारत की जनता में है और भारत की जनता के लिए ही मूल कर्तव्य है। तो तीसरे पोजीशन पर, पहले नंबर पर संविधान, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता तथा उसके अनुपालन, उसके आंदोलन से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित प्रेरित बातों का उल्लेख, और तीसरे में संप्रभुता और एकता अखंडता का उल्लेख। तो ये तीनों फर्स्ट नंबर पे है, टॉप 3 पर है, इसका आप उल्लेख कर लीजिए। फिर फोर्थ पर देखते हैं क्या है दोस्तों। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों चौथे नंबर पर
चौथे नंबर पर सेवक बनकर सब लोगों को काम करना होगा। दोस्तों, हम लोग जब वर्ण व्यवस्था देखते हैं तो जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र देखते हैं, तो शूद्र मतलब कोई बिरादरी नहीं है, शूद्र मतलब सेवक होता है और चौथे नंबर पर उसका स्थान है। दोस्तों, हमारे मूल कर्तव्य में भी चौथे स्थान पर देश की सेवा की बात की गई है, देश की रक्षा की बात की गई है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा की बात की गई है। हम इसका उल्लेख बस आपके सामने जोड़कर बता रहे हैं कि कैसे आपको याद रहेगा। दोस्तों, चौथे पर है देश की रक्षा करें, यह भी सेवा का कार्य है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह चौथे नंबर का मूल कर्तव्य है। इसे आप याद रख लेंगे और यह चौथा नंबर भी बार बार पूछा जाता रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। अभी तक 4 हम लोगों ने समझ लिया, फिर 5वें पर चलते हैं। दोस्तों, 5वां क्या कहता है? भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का विकास करें और इस भातृत्व की भावना का विकास करें तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध वाले प्रथा का त्याग करें। अब देखेंगे इसमें दोस्तों 5वें में क्या कह रहा है? सभी लोगों में समरसता हो और समान भातृत्व की भावना का विकास हो। दोस्तों, भातृत्व की भावना 5वें में है और 5 पांडवों का नाम आप लोग सुने होंगे। 5 पांडवों में भातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो दोस्तों, 5वें में हम भातृत्व की भावना का विकास करें और सभी लोगों में समरसता बने रहे, इसका ख्याल है। साथ ही दोस्तों, 5 पांडवों ने भी एक स्त्री के प्रति जो सम्मान भाव रखा था, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल करके याद रख सकते हैं कि कैसे 5वें में भातृत्व भावना के साथ स्त्रियों के प्रति जो उनके विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं हैं उसका त्याग कर दिया जाए, अर्थात सती प्रथा का त्याग हो जाए, विधवा विवाह को स्वीकार किया जाए, दोस्तों बाल विवाह का त्याग हो, जो कम उम्र में बालिकाओं की शादी होती थी उसका त्याग हो। दोस्तों, 3 तलाक भी महिलाओं के खिलाफ था, उस जैसे कुप्रथा का भी त्याग हो। जितनी भी महिलाओं के विरुद्ध प्रथाएं बनाई जाती हैं या बनी हुई हैं, उन सबका त्याग हो, यह हर कर्तव्य के रूप में हर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तो दोस्तों, 5वें में कहीं न कहीं समरसता के साथ भातृत्व की भावना के विकास हो तथा स्त्रियों के खिलाफ सभी प्रकार के कुप्रथाओं का त्याग हो, यह 5वां कर्तव्य कहता है। याद रखेंगे, 5वें कर्तव्य के रूप में 5 पांडवों का उदाहरण देकर मैं बताया हूं और एक स्त्री के संबंध में आपको आप जानते ही होंगे, रामायण महाभारत की जो कहानी है वो एक स्त्री और 5 पांडवों के इर्द गिर्द भी घूम रही है, उसको भी आप याद करते हुए इसको याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। 6वां हम देखते हैं, हमारे सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। दोस्तों, 6वें पे हमारी संस्कृति की बात है और गौरवशाली परंपरा की बात है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग संस्कृति और परंपरा में समृद्ध देश हैं और ये सब कुछ का उल्लेख 6वां कर्तव्य के रूप में हमारे सामने उल्लेखित है। यानी 6वें में सामरिक, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने की बात की गई है। अर्थात हम 6वें के अंतर्गत सभी प्रकार के दायित्वों को, अर्थात वो शिक्षा का एक दायित्व है दोस्तों, समरसता, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा, ये हमारे शिक्षा का गुण है, हमारे भारतीय शिक्षा का आधार है, जिसमें हमारी उन्नत संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है। हम सनातनी व्यवस्था में पत्थर से लेकर पत्तों तक में विश्वास करते हैं, उसमें जीव के रूप में हम उनके प्रति आस्था रखते हैं।
हमारी हड़प्पा से लेकर मोहनजोदाड़ो तक की सभ्यता उन्नतशील सभ्यता रही है। इस सभी परंपराओं को संजोए रखें अपने दिल में, अपने हृदय में, और गौरवशाली परंपरा इसके महत्व को भी लगातार समझें कि हम जिस देश के नागरिक हैं या जिस देश के निवासी हैं, हमारा देश कोई भूमि का मात्र टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये जीता जागता एक ऐसी परंपरा है जो सनातन से चली आ रही है और पुरातन तक इसमें हम सबकी भाव जुड़े हुए हैं, हम सबके दायित्व जुड़े हुए हैं, हम सबकी उन्नति जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं छठवें में दोस्तों सामरिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति और गौरव, हमारी गौरवशाली परंपरा का उल्लेख भी शामिल है। छठवां आप इस बात को लेकर याद रख सकते हैं। सतवां देखते हैं दोस्तों। सतवां में कहता है प्राकृतिक पर्यावरण। ध्यान रखेंगे, सातवां प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन्य जीव आते हैं, ये सब कुछ इनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। दोस्तों सातवां हमारा जो है वह पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक रखने की बात करता है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूक रखने की बात करता है, जिसमें नदी है, झील है, झरने हैं, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा तो करें ही करें, प्रति प्राणी, इसके साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें। दोस्तों हमारे देश में दया बहुत ज्यादा है। 7वें नंबर पर दया की बात की गई है। 7वां नंबर हमारे देश में दोस्तों कहीं ना कहीं सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति इत्यादि को सुरक्षित रखने की बात करता है, पूरी प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने की बात करता है। इस बात से जुड़ा हुआ हमारा 7वां कर्तव्य है जो हम पालन करते हुए प्रकृति तक पहुंचाए हैं, प्रकृति के पर्यावरण तक पहुंचाए हैं। दोस्तों हम अगर 8वां देखते हैं तो 8वें में क्या किसका उल्लेख है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। दोस्तों कहीं ना कहीं यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि हम एज ए आधुनिक व्यक्ति के तौर पर हम कैसे विकसित हों, इसके लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा। मानववाद, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानववाद जरूर शामिल हो, इस बात का भी उल्लेख कर रहा है। ज्ञानार्जन लगातार करें और उस ज्ञानार्जन में लगातार हम सुधार भी करते रहें। इस बात का 8वें में सुधार की भावना का विकास होता रहे या भावना का विकास हमारे अंदर लगातार बना रहे, इस बात का उल्लेख हम 8वें मूल कर्तव्य में करते हैं। इसलिए 8वां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, मानववाद से है और दोस्तों हमारे ज्ञानार्जन तथा सुधार की प्रवृत्ति से है। 9वां देखते हैं, 9वां क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 9वां में है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। देखते होंगे अक्सर रेलवे की संपत्ति पर लिखी रहती है कि यह आपकी संपत्ति है और इसे सुरक्षा करना आपका दायित्व है। रेलवे की संपत्ति आपकी और अपनी संपत्ति है, ऐसा लिखा रहता है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब सरकारी संपत्ति, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब कोई हिंसा होती है तो ज्यादातर लोग सरकारी संपत्ति को टारगेट करते हैं, और आप सबको पता होगा कि सरकारी संपत्ति को टारगेट करने का मतलब कि आप सरकार की संपत्ति नहीं, आप अपनी संपत्ति को जलाते हैं, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इस राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए 9वें कर्तव्य में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये 9वें कर्तव्य के रूप में आपको उल्लेखित कराया गया है। अब 10वां कर्तव्य, सेकेंड लास्ट, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें। यहां नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए लिखा है। दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, मतलब व्यक्तिगत आप धन संपत्ति अर्जित करें, व्यक्तिगत रूप से दुकान बिजनेस इत्यादि खड़ा करें, या सामूहिक रूप से, या आपका एक वर्ग मिलकर
या सरकार पीपीटी मॉडल पर सरकार और पब्लिक दोनों को मिलाकर, या फिर सार्वजनिक तौर पर राज्य के सामूहिक रूप सार्वजनिक या सामूहिक तौर पर यदि आप आगे बढ़ते हैं, यदि आप सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहें, और अगर आप कुछ पा चुके हैं तो लगातार नई नई ऊंचाइयों पर नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए आप प्रेरित होते रहें, लगातार नए नए रिकॉर्ड को बनाते रहें, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। यह 10वां अनुच्छेद में 10वां मूल कर्तव्य का हिस्सा मानकर इसको लिखा गया है, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें, इस बात का 10वां में उल्लेख है। दोस्तों यहां 10वां तक में देख पा रहे थे कि 1976 में जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य हमारे सामने थे। अब 11 मूल कर्तव्य है। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वां 86 जिसे कहते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में उल्लेखित किया गया। और क्या किया गया है उसको यह देख लें। सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि, अभिभावक मतलब गार्जियन, माता पिता, इन सबका यह दायित्व होगा कि, या कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, दोस्तों याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। शिक्षा प्राप्त, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये आप इसमें देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, मूल अधिकार भी दिए गए हैं, जहां मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 21A का उल्लेख किया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति, हर बालक जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है वो फ्री शिक्षा प्राप्त करता है, वह अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता है। उसको शिक्षा प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि संविधान ने उसे मूल कर्तव्य दे रखा है, मूल अधिकार दे रखा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं माता पिता से वह अधिकार प्राप्त जो है कि करते ही हैं, संविधान से अधिकार प्राप्त करते हैं। और माता पिता को दायित्व के तौर पर कर्तव्य भी दिया गया है कि वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने का अवसर जरूर से प्रदान करें, जरूर से उन्हें स्कूल भेजें, जरूर से अपने स्कूल भेजने वाले सभी दायित्वों का पालन करें। इस बात का उल्लेख मूल कर्तव्यों के 11वें नंबर पर उसको रखा गया है और 2002 में रखा गया है। दोस्तों 2002 और 1122 को आप याद रखेंगे तो आप यह भी तय कर लेंगे कि 11वां मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया। 11 करके 11 है और 22 करके 2002 लिख लीजिएगा। इस बात से भी आप समझ सकते हैं इसका महत्व। अब दोस्तों कुछ बातों का मैं उल्लेख करा दूं जो प्रश्न के रूप में आपके सामने पूछे जाते हैं। मैं कुछ चीजों को मिटा दे रहा हूं जिसमें आपके सामने ये चीज देखने को मिलेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातों को आपको याद रखना होगा। इसमें दोस्तों 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दोस्तों इसमें देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं इसमें ईरानी समिति, और तीसरा है वर्मा समिति। यह तीनों मूल कर्तव्य के लिए गठित समिति थी। आप इस बात का उल्लेख कर लेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, उसके अनुच्छेद 29(1) में भी यह उल्लेख किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें भी यह उल्लेख किया गया है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा रहनी चाहिए या होनी चाहिए। मतलब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमारे लिए अधिकारों की बात करता है, उसमें भी वह कहता है कि हम अच्छे कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 29(1) जो चार्टर है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का
संविधान कहते हैं उसमें भी अनुच्छेद या हम विधि, वो कह सकते हैं कि हम इसका उल्लेख भी इसमें कहीं ना कहीं देख पाते हैं। जो 29(1) के नाम से वहां अनुच्छेद है उसमें इस बात का उल्लेख किए हुए हैं, उसका जो है कि विधि को देखते हुए हैं, उस व्यवस्था को हम देखते हुए हैं। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं कि दो बात और भी इसमें कही गई। एक, सुप्रीम कोर्ट में एससी मेहता बनाम भारत संघ का एक मामला गया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रत्येक राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यालय में सप्ताह में एक दिन पर्यावरण की शिक्षा दी जाए। दोस्तों पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाए, लोगों को कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाया जाए। इस बात का भी कहीं ना कहीं मिक्सअप करके सुप्रीम कोर्ट ने एससी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में अपनी बात रख चुका है। दोस्तों एक और इसमें बात आती है कि कौन सा ऐसा कर्तव्य है जिसका पालन न करने पर व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है या वह कर्तव्य दंडनीय कर्तव्य कहलाता है। मतलब ऐसे सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जिस तरह से नीति निर्देशक तत्वों को न लागू करे राज्य तो उसके लिए कोई दंड उसके लिए नहीं होता है, न न्यायपालिका में जा सकते हैं। सामान्य तौर पर यह भी कहा जाता है कि अगर मानव या व्यक्ति कर्तव्यों का पालन न करें तो उसके लिए भी उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो दंडनीय कर्तव्य हैं। वह कौन से कर्तव्य हैं तो आप नोट कर लीजिए। कर्तव्य 1, कर्तव्य 7, कर्तव्य 9 और कर्तव्य 11। मतलब 1, 7, 9, 11 नाम के जितने भी कर्तव्य हैं उसमें जो बातों का उल्लेख किया गया है उसका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। अर्थात अगर ऐसा पालन करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो आप एज ए दंडनीय अपराधी होंगे। इसलिए इस 4 एक तरह से कर्तव्यों को छोड़कर बाकी कर्तव्य आपके लिए मस्ट नहीं है कि पालन करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो नागरिक या व्यक्ति जितना ज्यादा कर्तव्यों का पालन करेगा वह नागरिक उतना अच्छा और उतना बेहतर नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी उठाएगा और उतना अच्छा नागरिक कहलाएगा भी। तो जिस तरह से जो राज्य जितना अधिक नीति निर्देशकों को लागू करेंगे वह राज्य उतना अच्छा और बेहतर तथा लोक कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति जितना अधिक कर्तव्यों का पालन करेगा वह व्यक्ति या नागरिक उतना अच्छा नागरिक कहलाने के योग्य होगा। इस बात की भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बहुत डिटेल हमने बताने का प्रयास किया, बहुत गुण धर्म इसके बताने का प्रयास किया, कहां से लिया गया है और क्या क्या शामिल है, कब इसमें संशोधन हुआ था, इस बातों को भी मैंने आपको बताया। दोस्तों इसके संबंध में अब अगली जो हमारी कड़ी होगी वह इससे भी महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि हम अनुच्छेद 52 से लेकर चलेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर चलेंगे। और मैं बता दूं कि अनुच्छेद 52 कार्यपालिका से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है और हम वहां पहुंचे हैं जहां राष्ट्रपति पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां राज्य में जो कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राज्यपाल जी, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा और खूब ढंग से हम इजी वे में पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अब हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, हमारे संसद है, हमारे विधानमंडल होगा, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं होंगी, चुनाव आयोग से लेकर महाधिवक्ता के रूप में, महान्यायवादी के रूप में, इस प्रकार के जो भी संस्थाएं हैं या पदाधिकारी हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा तो हमें लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। एक और बात आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे व्यूअर्स नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और जानकारी योग्य वीडियो आपके बीच में पहुंचता रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह भी आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप किसी विशेष मैटर पर कोई वीडियो चाहते हो, कोई क्लासेस चाहते हो तो वह कौन सी क्लास है, इसे भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।